हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी में अगर आपको एडमिशन लेना है, एमए हिंदी अगर आप एएमयू से करने की इच्छा रखते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेबस पे डिटेल में बात कर लेंगे। मैं पूरा आपको सिलेबस ही दिखा दूंगी, सिलेबस का ब्रेकडाउन पूरा दिखा दूंगी, समझा दूंगी अच्छे से। एलिजिबिलिटी क्या रहती है ये तो पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस बार का अगर आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे एएमयू का तो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि आपको शायद अभी तक क्लैरिटी ना हो कि अगर आपने 3 साल का यूजी कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर 4 साल का यूजी कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ। पेपर पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है तो कितने मार्क्स की होती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एएमयू से रिलेटेड इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपका एक भी डाउट ना बचे वीडियो के एंड तक आते आते, और आपको कमेंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगी वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए एमए हिंदी से रिलेटेड। एमए हिंदी से रिलेटेड वो आपका कोर्स कोड क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है HNMAA, ठीक है। और इस बार टोटल 28 सीट्स हैं एमए हिंदी के लिए एएमयू में। अगर आप एएमयू से एमए हिंदी करने की सोच रहे हैं तो आपको कंपटीशन का आइडिया लग गया होगा। सिर्फ और सिर्फ 28 सीट्स ही हैं वहाँ पे, और ड्यूरेशन 2 सेमेस्टर की रहने वाली है। यही तो सबसे बड़ा डाउट है बच्चों को कि 2 सेमेस्टर से तो 1 साल बनता है ना। तो अगर एमए हिंदी यहाँ पे 1 साल का है तो जाहिर सी बात है आपने यूजी अगर 3 साल का किया है, अगर आपने यूजी 3 साल का किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इस बार के प्रोस्पेक्टस में ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आपने यूजी 4 साल का कर रखा है, जो कि पहली बार ही हो रहा है। इस बार जो लोग 4th ईयर में हैं वो फर्स्ट टाइमर हैं, ठीक है। तो अगर आप 4th ईयर में हैं तो आप एएमयू के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप एएमयू से एमए हिंदी के लिए तो एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। एलिजिबिलिटी पे पीछे तो खैर बात कर ही ली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी और बात कर ले रही हूँ। वैसे ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका 3 साल का यूजी है, फिर चाहे वो बीए हिंदी ऑनर्स ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने कौन कौन से कोर्सेज से यूजी कर रखा है इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस शर्त ये है कि आपके पास यूजी में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, माइनर के तौर पे या फिर मेजर के तौर पे, ठीक है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या फिर कोई भी यूजी कोर्स किया हो, शर्त यही है कि आपके पास हिंदी मेजर या माइनर में होना चाहिए। अगर आपने बीए हिंदी ऑनर्स किया है 4 साल का तो फिर तो आपके पास जाहिर सी बात है हिंदी एज आ मेजर सब्जेक्ट रहा होगा, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीए हिंदी ऑनर्स नहीं किया है, कोई और सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री से यूजी किया है, फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था माइनर में, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके यूजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी अब मैं आपको एएमयू का प्रोस्पेक्टस ही दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे जाके, तो नहीं देखेंगे तो यहाँ पे तो मैं प्रोवाइड करा ही रही हूँ। तो यहाँ पे एमए हिंदी के लिए आप देख सकते हैं 2 सेमेस्टर रहने वाले, यानी 1 साल का एमए यहाँ से रहेगा। 1 साल का तभी रहेगा जब आपने यूजी 4 साल का कर रखा होगा। कोर्स कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सीट्स मैंने आपको बताई 28 हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है बीए बीएससी बीकॉम ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन NSQF लेवल 4। NSQF लेवल 4 का मतलब ये होता है कि आपने 4 साल यूजी कर रखा हो। अगर आपने 3 साल यूजी किया होगा तो वहाँ पे NSQF का लेवल 5.5 के समथिंग रहता है, 6 नहीं होता है, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है आपने हिंदी एज अ मेजर या फिर एज अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ रखा हो यूजी में, ठीक है। ये क्लियर हो गई होगी आपको चीज़। इसके बाद में एज लिमिट भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप 27 वर्ष से ऊपर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इनका खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, CUET PG के थ्रू यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। डिपार्टमेंट यहाँ का हिंदी डिपार्टमेंट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा,
उसके थ्रू यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज होगी और आपका एडमिशन होगा। इसके बाद में आ जाइए पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, यानी कि 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, अगर आप प्रश्न सही करके आते हैं तो, ठीक है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, जाहिर सी बात है, कि 1 मार्क मिलेगा हर एक प्रश्न सही करने का, तो क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फिर तो आप धड़ल्ले से सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आएंगे, और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान देना पड़ता है एक्यूरेसी पे। तो आप सुन लीजिए ध्यान से, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कितनी? 0.25 मार्क्स। अगर आप एक प्रश्न को गलत करेंगे और आपने अटेम्प्ट किया है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अगर आप इसके बाद में अगर आप इनका एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो उसका सेंटर कहाँ रहेगा? वो यूपी में ही रहेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ अलीगढ़ में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। ध्यान से आप सुन लीजिए इस चीज़ को। तो आप में से जिन लोगों को इस साल यानी कि 2026 में AMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो आपको पता ही हो, क्योंकि अगर आप AMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। क्या? फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है? 1 फरवरी से 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट हो गए थे, और फॉर्म क्लोजिंग डेट विदाउट लेट फ़ी 5 अप्रैल, यानी कि ये तारीख निकल चुकी है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। इसके बाद में अगर आप अभी भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, AMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो अभी आपके पास एक चांस है लेट फ़ी के साथ में, जो कि 300 रुपये के करीब रहने वाली है। उसके साथ में मतलब इतना आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। 12 अप्रैल तक आप अभी भी इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस वैसे क्या रहेगी? 850 रुपये रहेगी, और अगर आप लेट फ़ी के साथ में फिल करेंगे तो 300 रुपये एड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा 1150 रुपये, ठीक है। तो अगर आप अभी इसको फिल करते हैं तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। ये भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दी है कि ये डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है, यानी इनका डिपार्टमेंट ये टेस्ट कंडक्ट कराएगा। और ये भी बात सुन लीजिए, अगर आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि CBT मोड का एग्ज़ाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है ये OMR वाला पेपर है, यानी कि आपको शीट आपके सामने मिलेगी, OMR शीट मिलेगी। अपने प्रश्नों को आपको सही चयन करना होगा और OMR शीट में फिल करना होगा, जो कि आप ध्यान से फिल करना, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा गोले भर देते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। और लोकेशन भी मैंने आपको टेस्ट सेंटर की ऑलरेडी बता ही दी है। इसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि पेपर पैटर्न पे भी ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 100 मार्क्स रहने वाले हैं, और हर एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी मैंने आपको बता ही दी है कितने की रहने वाली है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके बाद में टाइम, मैंने पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ा, मुझे कहीं पे नहीं दिखाई दिया, तो टाइम यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी कि आपको कितना टाइम मिलना चाहिए। यानी कि जब आपको अपना पेपर मिलेगा तो उस पर लिखा हुआ होगा टाइम, लेकिन अगर आप में से किसी को आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकियों की हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में आ जाइए मार्किंग स्कीम। इस पर भी ऊपर बात कर ही ली है कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, मैंने बताया ही। अगर आप प्रश्न को सही करके आते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर गलत करके आते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ध्यान से अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। अब आ जाइए सबसे ज़रूरी चीज़, यानी आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर यही आपको नहीं पता होगा, यहीं पे आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप तैयारी कैसे करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, CUET PG की आप सभी ने तैयारी की होगी, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो लगभग वही सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से सिलेबस समझा दे रही हूँ। आ जाइए, तो ये है इनका सिलेबस, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। मैं वैसे ये टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगी, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मध्ययुगीन हिंदी काव्य, यानी कि इसमें रीतिकाल और भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? भक्तिकाल का राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक अध्ययन, ठीक है, राजनैतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियाँ। इसके बाद में भक्तिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ, आप सभी को पता होंगी भक्तिकाल की क्या विशेषताएं हैं काव्य के आधार पे। इसके बाद में कवि कौन कौन से हैं? तो कबीर हैं, जायसी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और मीरा के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन। इसके बाद में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ,
रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं? केशवदास हैं, मतीराम हैं, देव हैं, बिहारी हैं और घनानंद आपके सिलेबस में संकलित हैं। इसके बाद में आइए अगला जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी कथा साहित्य। अब हिंदी कथा साहित्य में देख लेते हैं हिंदी नवजागरण यानी कि भारतेंदु युग, उपन्यास उद्भव और विकास। ठीक है, उपन्यास विधा का उद्भव और विकास आपको पढ़ना है, जो कि जाहिर सी बात है नवजागरण के पश्चात ही उद्भव हुआ था। इसके बाद में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन। इसके बाद में प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद जी के उत्तर काल में जिन उपन्यासों का सृजन हुआ, तो उनमें किसे किसे पढ़ना है? वृंदावन लाल वर्मा, ये उपन्यासकारों के नाम हैं। यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, नागार्जुन हैं, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन। इसके बाद में दूसरी विधा कौन सी है हिंदी कथा साहित्य की? हिंदी कहानी। पहली है उपन्यास, दूसरी है हिंदी कहानी। इसमें उद्भव और विकास पढ़ना है। हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन, जिसमें प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, अमरकांत, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, उदय प्रकाश की कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद में आइए अगला टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे महत्वपूर्ण, ये तो कहीं छूट ही नहीं सकता है, ना ये आपका कभी पीछा छोड़ेगा और ना आपको कभी इसका पीछा छोड़ना चाहिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जल्दी से देख लीजिए। तो इसमें इतिहास लेखन परंपरा है, होनी ही चाहिए थी। काल विभाजन और नामकरण है, बिल्कुल होगा। इसके बाद में परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं। भक्ति काव्य में क्या क्या, ये आदिकाल की बात हो रही है। भक्ति काल से इसका उद्भव और विकास, परिस्थितियाँ और काव्य प्रवृत्तियाँ। आपको हर काल की, फिर चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल के विभिन्न युग हों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर या फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सभी युगों की काव्य प्रवृत्तियाँ पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, यहाँ से तो प्रश्न बन ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना। इसके बाद में अगला टॉपिक है हिंदी भाषा एवं लिपि। अभी मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी कि आप कहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है? उद्भव और विकास है, उपभाषाएं और बोलियां हैं, ब्रज और अवधि की सामान्य भाषिक विशेषताएं हैं। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है आधुनिक काव्य, यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो काव्य सृजन हुआ वो। उसमें से आइए देख लीजिए क्या क्या है। भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन काव्य का अध्ययन। ठीक है, 2 कालखंड लगे हुए हैं, उसमें किस तरह का काव्य सृजन हुआ है। इसके बाद में छायावादी काव्य का अध्ययन। ठीक है, इसके मतलब सारे ही काल लगे हुए हैं। उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन का आलोचनात्मक अध्ययन। कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं, मतलब विशेष तौर से इनकी प्रमुख कविताओं पे आपको ध्यान देना होगा। भारतेंदु हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, महत्वपूर्ण ये सारे कवि हैं। प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, छायावाद के आधार स्तंभ। नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय हैं, सुदामा पांडे धूमिल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, दुष्यंत कुमार हैं, गजल। इसके बाद में केदारनाथ सिंह हैं, राजेश जोशी हैं। इनके काव्य का अध्ययन आपको करना है। मुख्य मुख्य कविताओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है वो है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो काव्यशास्त्र में आपके सिलेबस में क्या क्या संकलित है? तो यहाँ पे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्यशास्त्र के विविध संप्रदाय, सामान्य परिचय, शब्द शक्ति एवं ध्वनि परिभाषा, स्वरूप एवं भेद। ठीक है, अलंकारों का परिचय, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और काव्य के गुण और दोष, लक्षण, भेद, वर्गीकरण पढ़ने होंगे। अब काव्यशास्त्र तो मैंने आपको चैनल पे पढ़ा रखा है, तो काव्यशास्त्र आप चैनल से पढ़ लेना जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। 3 वीडियोज़ हैं, लेकिन बड़े ही शानदार वीडियोज़ हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। उसमें आपका यहाँ तक शब्द शक्ति तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी आपको बता दे रही हूँ हाईलाइट करके। तो उसमें आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, शब्द शक्ति तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अलंकार तो आसान होते हैं, इसको तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और रही बात काव्य के गुण और दोष की, इसके अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आगे आइए, अगला टॉपिक कौन सा है? हिंदी निबंध एवं संरचना। इसमें आइए, निबंध की परिभाषा एवं प्रकार। बालकृष्ण भट्ट प्रमुख निबंधकार हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परचाई। व्यंग्य विधा। इसके बाद में विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का परिचयात्मक अध्ययन। आइए,
अंतिम टॉपिक है आपके सिलेबस का हिंदी आलोचना। इसमें देखिए प्रकृति और स्वरूप आलोचना का, हिंदी आलोचना का उद्भव, विकास और प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। ठीक है, हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना पद्धति पढ़नी है। किसे किसे पढ़ना है आ जाइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। और कुछ प्रमुख वाद भी पढ़ने हैं, वो कुछ प्रमुख वाद भी पढ़ने हैं, सिद्धांत होते हैं जो कि बेसिकली ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद में परंपरा और आधुनिकता, आधुनिकता और उत्तराधुनिकता, फैंटेसी एवं मिथक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मैं कोशिश करूँगी, अगर आप कहेंगे तो इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करा दूँगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का कंप्लीट ब्रेकडाउन था, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, तो किताबों पे आ जाइए। किताबों में सबसे पहली किताब तो आपकी आ जाती है, हमेशा ही मैं बताती हूँ, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है, तो वो बुक तो आपके लिए रामबाण है ही, उसमें ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। इसके बाद में अगर आपने रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक बारी रिवीजन कर लेना। ठीक है, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो अपने नोट्स से रिवाइज कर लेना। इसके बाद में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पढ़ लेना, पतली सी बुक है, 155 के करीब पन्ने हैं, तो उसको तो पढ़ना ज़्यादा बड़ा टास्क है नहीं। तो सबसे पहले तो गोविंद पांडे की बुक जो है वो आपके लिए रामबाण होने वाली है। और काव्यशास्त्र के नोट्स भी मैंने चैनल पे काव्यशास्त्र मैंने चैनल पे पढ़ा भी रखा है, और उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो वो आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी कुछ टॉपिक्स जो और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपके पास दृष्टि की बुक है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए दृष्टि की एक बुक आती है हिंदी साहित्य की, अगर आपके पास है तो उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे आपको बतानी थी, तो आई होप अब आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आपको एटलीस्ट कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये सिलेबस है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। वीडियो को फिर यहीं पे चलिए एंड करते हैं, और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लेना, आपकी हमेशा मदद होती रहेगी, और अपने साथियों को भी जोड़ लेना चैनल से, उनकी भी मदद हो जाएगी। इसके बाद में टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना, आपके काम की चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से। इसके बाद में इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद में ट्विटर हैंडल भी यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी इन सब की लिंक, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सीधा जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और किस टॉपिक में डाउट आ रहा है वो भी बताइए, कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो लेके आऊँ। थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपकी बात सुनी जाती है। तो फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।